Hello students, how are you? In our previous class we completed the topic which was atomic number and mass number, okay, and we discussed that how can we calculate, okay. Now in today's class let me discuss one of the topic which is, I think you are familiar with that, isotopes and isobar. After that we will discuss about the Rutherford's atomic model. Okay, आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं? एक ही एलिमेंट के एटम्स, एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, दैट आर कॉल्ड आइसोटॉप ऑफ दैट एलिमेंट. उन्हें क्या कहा जाता है? उस एलिमेंट का आइसोटॉप बोलते हैं. क्या बोला जाता है उन्हें? उस एलिमेंट का आइसोटॉप. जैसे कि अपन बात करें आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप रहते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3. 1H1, 1H2, 1H3. अब तीनों में आप देखें तो एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है लेकिन मास नंबर तीनों का अलग अलग है. गॉट इट? तो ऐसे जो एटम्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स बोलते हैं. ओके, जैसे हाइड्रोजन के लिए अपन बात करें तो दैट इज फर्स्ट, जिसे बोला जाता है प्रोटियम. इट इज कॉल्ड प्रोटियम. जो सेकंड वाला है उसे बोला जाता है ड्यूटेरियम. सेकंड इज कॉल्ड ड्यूटेरियम. ओके, और थर्ड जो है 1H3 वाला, दैट इज कॉल्ड ट्राइटियम. इट इज कॉल्ड ट्राइटियम. गॉट इट? इनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, इन सभी के अंदर एटॉमिक नंबर सेम है. आइसोटॉप्स जो होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर में डिफरेंस के कारण से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं. गॉट इट? अंडरस्टैंड? जैसे इनमें बात करें तो इन तीनों में ही प्रोटॉन्स जो हैं वो 1 1 है, तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 1 1 है. लेकिन न्यूट्रॉन्स की अपन बात करें तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस न्यूट्रॉन के नंबर को बताता है. यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है तो दैट मीन्स 0. यहाँ दोनों के बीच 1 का डिफरेंस हो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन. यहाँ 2 का डिफरेंस हो दैट इज 2. तो इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं सेम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं सेम. डिफरेंस किसमें है? दे हैव डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर इनमें डिफरेंस होता है. गॉट इट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण से दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. एक एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल की जाती है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नंबर ऑफ प्रोटॉन की इक्वल है तो वो दोनों वो सेम है तीनों में ही, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी. लेकिन मास नंबर अलग अलग हैं, मास नंबर अलग अलग हैं जो कि न्यूट्रॉन्स के अलग अलग वैल्यूज के कारण से आए हैं, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं. क्या रहती है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी. आई एम अगेन रिपीटिंग, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इन्हें कहा जाता है दीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. गॉट इट? चलिए इसी में अपन थोड़ी सी बात करें तो जो आइसोटॉप्स जो हैं सेम एटॉमिक नंबर होने के कारण से इन्हें पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर रखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर सेम होने से उन्हें एक ही जगह पर रखा जाता है. गॉट इट? अब इसी तरह से अपन सेकेंड एग्जाम्पल लें, आइसोटॉप ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ
कार्बन। कार्बन जो है, कार्बन के नेचर के अंदर 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, जिसमें से 2 तो अपन जानते हैं, C12 और C14। एक और रहता है दैट इज C13। तो 3 हैं, C12 जो नॉर्मली मिलता है, C13 बहुत रेयर है, C14 जो कि इसका एक कॉमन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। इनमें अगर अपन फाइंड आउट करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आप इजीली बता सकते हैं। पहले प्रोटॉन लिख लेते हैं क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन को बताता है। तीनों के अंदर एटॉमिक नंबर तीनों में 6 हैं, तो दैट इज 6 प्रोटॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के बीच का डिफरेंस न्यूट्रॉन, तो फर्स्ट वाले में 6 का डिफरेंस है, अगले वाले में 7 का डिफरेंस है, इसके अंदर 8 का डिफरेंस है। व्हाट इट अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर अपन और इनको कंसिडर करें, तो जैसे क्लोरीन का एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के आइसोटॉप्स, क्लोरीन के नेचर में 2 आइसोटॉप्स मिलते हैं, C1735 Cl1735 और Cl1737। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन तो हो जाएंगे 17। न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, इसके अंदर कितने हो जाएंगे 18 और इसके अंदर कितने हो जाएंगे दैट इज 20। ओके, तो दैट आर आइसोटॉप्स। अब बात करते हैं अपन आइसोबार्स। आइसोटॉप्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आइसोबार्स किन्हें बोलते हैं? जस्ट अपोजिट। यहां पर क्या सेम था? एटॉमिक नंबर, डिफरेंस किसमें था? मास नंबर में। आइसोबार के अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम होता है। गॉट इट? यानी कि अपन बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसलिए दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के ये एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के ये एटम्स होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स having same mass number are called isobars। उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोबार्स बोलते हैं। गॉट इट? जैसे अपन बात करें आर्गन 1840, कैल्शियम 1940। दोनों को आप देखें तो दोनों के अंदर कितने हैं? दैट आर 40। इसी तरह से एक और अपन लें, कैल्शियम है, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम, कैल्शियम ऑल्सो, कैल्शियम दैट इज 2040। 3 है। तीनों को अगर आप कंसिडर करें तो तीनों के अंदर मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर तीनों का अलग अलग है। तो ऐसे एटम्स को क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। ओके, इसी तरह से एक और एग्जांपल लें अपन, तो कार्बन का जो C14 आइसोटॉप है और नाइट्रोजन जो है नॉर्मल नाइट्रोजन, दोनों का मास नंबर सेम लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट। गॉट इट? तो इन्हें कहा जाता है दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स, पहले तो एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे अपन। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट एंड एटॉमिक मॉडल। उनका दिया हुआ जो एटॉमिक मॉडल है उसकी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन बात करते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। रदरफोर्ड जो है उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट का एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअल में रदरफोर्ड अकेले नहीं थे और रदरफोर्ड और उनके जो स्टूडेंट्स थे दैट इज हैंस जिगर एंड अर्नेस्ट मर्सडेन,
ये दो उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने और रदरफोर्ड, इन्होंने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, लेकिन मेन क्रेडिट जो है वो किसको जाता है? रदरफोर्ड को। ओके, तो रदरफोर्ड ने फेमस, क्योंकि ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था उस टाइम पर, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने जो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसने जो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस किया या डेवलप किया था। ओके, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अपन बात करें तो इन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल, एक जो वेरी थिन गोल्ड फॉइल है, अप्रोक्सीमेटली अपन बोल सकते हैं 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर साइज में अगर अपन कन्वर्ट करें तो दैट इज 10⁻⁻7 मीटर थिक गोल्ड फॉइल के ऊपर, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने बम्बार्टमेंट यहां पर की थी। गॉट इट? और फिर उसे जो सल्फर कोटेड जो स्क्रीन है, जिसको उन्होंने डिटेक्टर के तौर पर यूज किया था, सल्फर कोटेड नहीं, सॉरी, जिंक सल्फाइड कोटेड, ZNS कोटेड स्क्रीन जिसको उन्होंने डिटेक्टर के तौर पर यूज किया था, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन माइंड में आते हैं। पहली बात तो अपन एक्सपेरिमेंट की बात करें तो पहले दो चीजें अपन यहीं पे क्लियर करते हैं। एक तो बात आती है अल्फा पार्टिकल्स किन्हें बोलते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम का जो एटम है दैट इज 2 4, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना 4। इस हीलियम के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो ये +2 चार्ज हो जाएगा। इसी +2 चार्ज हीलियम को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। गॉट इट? दूसरा जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो आता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही क्यों काम में लिया। इसका रीजन है गोल्ड जो है इट इज मोस्ट डक्टाइल मैलिएबल एलिमेंट, सबसे ज्यादा मैलिएबल एलिमेंट कैटेगरी में ही आता है। इसको हैमर्ड करके बहुत पतली थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। गोल्ड और सिल्वर की बहुत थिन शीट्स बन सकती हैं। गॉट इट? मतलब 1 ग्राम की आप बहुत बड़ी शीट्स आप बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मैलिएबल नेचर का होता है। इसलिए इन्होंने किसको यूज किया? गोल्ड फॉइल को। ओके, उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड फॉइल है, जैसे मान लीजिए दैट इज गोल्ड फॉइल, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की। क्या किया उन्होंने? इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने बम्बार्टमेंट की और फिर इसके चारों तरफ ZNS कोटेड जो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है, उस जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन को उन्होंने डिटेक्टर के तौर पर, दैट इज ZNS कोटेड स्क्रीन, जिसको उन्होंने डिटेक्टर के तौर पर यूज किया। गॉट इट? जब अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल के टकराते हैं तो टकराने के बाद जो डायरेक्शंस हैं उनके अंदर स्कैटर्ड होते हैं। ये स्कैटर्ड पार्टिकल्स जब इस ZNS स्क्रीन के साथ टकराएंगे तो वो फ्लोरेसेंस यानी कि चमक पैदा करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो अल्फा पार्टिकल्स किधर ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, या इसको एक और डायग्राम के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं। दीज आर गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड के एटम। एक बहुत पतली शीट कंसिडर अपन कर रहे हैं जिसमें ये इस तरह से पार्टिकल्स है। ओके, एक सिंगल लेयर अपन कंसिडर कर रहे हैं, बाकी हालांकि लेयर तो और भी है लेकिन एक अपन सिंगल लेयर को ही कंसिडर कर रहे हैं। ओके,
इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स, इनकी उन्होंने बम्बार्टमेंट की। गॉट इट? और यहां पर अपन बोल सकते हैं दैट इज ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन को उन्होंने डिटेक्टर के तौर पर उन्होंने यूज किया। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था। अब इसके जो एक्सपेरिमेंट के जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, या एक तरीके से अपन बोल सकते हैं उस टाइम पर जो थॉमसन का मॉडल था उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। गॉट इट? अब इस डायग्राम को अपन यहीं पे रखते हैं क्योंकि मेन डायग्राम अपना ये है, इससे अपन समझेंगे। फर्स्ट जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया वो किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के वो पास आउट हो गए। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बगैर किसी डिफ्लेक्शन के वो सीधे पास आउट हो गए। मतलब ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे उनका प्रेजेंस अपने को यहां पर मिला। गॉट इट? ज्यादातर मतलब सबसे जो फॉइल थी उसके सामने जो साइड थी उस पर सबसे ज्यादा फ्लोरेसेंस मिली थी। क्लियर? सेकंड जो उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो किया था सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, और वो कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपन मान सकते हैं दैट इज 1:12,000। 1:12,000 जो है मतलब 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विथ सम एंगल, कोई ना कोई एंगल बनाते हुए, स्मॉल एंगल्स बनाते हुए वो डिफ्लेक्ट हुए। मतलब इस तरह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स, जैसे अपन डायग्राम में ये दो ले लेते हैं या इनको नेम ही दे देते हैं अपन, दैट इज ए, जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा है दैट ए। ओके, इसके लिए अपन बोल सकते हैं दैट इज बी, दीज आर बी। ओके, थर्ड उन्होंने जो देखा था दैट इज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं डिफ्लेक्टेड by making 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल पर वापस आ गए, या अपन इसको बाउंस बैक भी बोल सकते हैं, डिफ्लेक्टेड या बाउंस बैक, क्योंकि 180 डिग्री पे वापस आ जाना बाउंस बैक हो गया ना, एक तरीके से बाउंस बैक, वापस लौट जाना 180 डिग्री एंगल पर। जैसे अपन डायग्राम में शो करें तो दैट इज जिसको अपन बोल देते हैं दैट इज सी। ओके, ये जो उनका रिजल्ट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था,
क्योंकि रदरफोर्ड के पहले जो थॉमसन मॉडल जो अपन कंसिडर करें, तो थॉमसन मॉडल क्या बोलता है कि एक एटम जो है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो अगर वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो जो हीलियम पार्टिकल्स हैं +2 यानी कि अल्फा पार्टिकल्स, वो एक भी इससे पार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट इज +2 चार्ज एंड दैट इज +2 चार्ज, तो वो तो रिपेल करेगा इसको। तो अगर थॉमसन मॉडल को कंसिडर करें तो यहां हमें एक भी पार्टिकल नहीं मिलना चाहिए, जबकि हमें तो उल्टा मिला है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमें तो यहां मिले। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर और नॉट? तो जो इसकी बेसिस पर उन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी होता है। ये जो उनका ऑब्जर्वेशन था, इसकी बेसिस पर इसके रिजल्ट की बात करें तो उन्होंने कहा कि एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी होता है, मोस्टली एम्प्टी होता है, क्योंकि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास आउट हो गए। अगर पूरा एटम सॉलिड होता, पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता, तो एक भी नहीं जाना चाहिए था, जबकि यहां तो उल्टा मिल रहा है। गॉट इट? सेकंड, उन्होंने जो देखा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए। वो क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए। गॉट इट? जिसकी बेसिस पर उन्होंने कहा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में एक जगह पर लोकेट होता है। कहां रहता है? कुछ जो स्पेस है उसके अंदर लोकेट होता है। जितना भी उसका पॉजिटिव चार्ज है, एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी जगह पर स्पेस्ड होता है, जो कि इस अल्फा पार्टिकल्स को जिसने डिफ्लेक्ट किया। गॉट इट? थर्ड, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स आए, जिसका मीन्स जो स्पेस इस पॉजिटिव चार्ज ने ऑक्यूपाई किया है वो बहुत कम है, तभी बहुत कम वापस आएंगे। सीधा सीधा आप इसको मानो कि ये एक एटम है, ओके? और ये जो मैं स्फीयर बना रहा हूं ये है पॉजिटिव चार्ज। आपके हाथ में एक बॉल है, वो है हीलियम पार्टिकल। आपको अंधेरे में मैंने कहा कि भैया सामने एक एटम है, आप तो उस पर थ्रो करो आप, जो इससे टकराएगा वो वापस आएगा। अब अगर ये पूरा का पूरा ही पॉजिटिव चार्ज हो तो सारे के सारी बॉल्स वापस आनी चाहिए, लेकिन जितना छोटा होगा उतने ही टकरा कर वापस आने के चांसेस कम है। तो यहां जो वेरी फ्यू पार्टिकल्स है, दैट इज 1:20,000। ये रेशियो ये इंडिकेट करता है कि इसकी साइज के मुकाबले जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मतलब इट मींस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज वेरी वेरी लेस देन द वॉल्यूम ऑफ एटम। जो पॉजिटिव चार्ज ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले जो एटम है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम होता है। गॉट इट? क्लियर? तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट और उसकी बेसिस पर उन्होंने जो कंक्लूजन्स दिए। इन्हीं कंक्लूजन्स की बेसिस पर जो उन्होंने कंक्लूजन्स दिए, जो अभी अपन ने डिस्कस की, उसकी बेसिस पर उन्होंने एटम के लिए, जो एटम है उस एटम के लिए एक मॉडल दिया जिसको अपन बोलते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या बोला जाता है उसे? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या जिसे दूसरा नाम भी दिया जाता है सोलर मॉडल, या उसको तीसरा नाम दिया जाता है प्लेनेटरी मॉडल। सोलर मॉडल भी बोलते हैं, प्लेनेटरी मॉडल भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपन बात करें तो जैसे सोलर सिस्टम है जिसमें सन सेंटर में है और प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से इसमें भी यही कहा गया है कि जितना भी मास है वो एक छोटी सी जगह जिसको न्यूक्लियस नाम देते हैं उसमें लोकेट है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके चारों तरफ
रिवॉल्व करते हैं। तो एक तरीके से सोलर सिस्टम जैसा हो गया ना, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, सोलर मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल भी नाम दिया गया है। इसके मेन पॉइंट्स की अपन बात करें तो मेन पॉइंट्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो इसकी न्यूक्लियस से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने कहा ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम, एक एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज और जो उसका मास होता है, लोकेटेड इन द सेंटर, लोकेटेड इन द सेंटर या लोकलाइज्ड वर्ड ज्यादा सही रहेगा, या सेंट्रलाइज लिख लो ज्यादा सही रहेगा, वो सेंटर में रहता है ना, इसलिए सेंट्रलाइज्ड, लोकलाइज्ड ठीक है, क्योंकि वो आगे सेंटर लिखेंगे अपन, लोकलाइज्ड इन द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में लोकलाइज्ड होता है, और इस सेंटर को नाम उन्होंने क्या दिया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस बोलते हैं। गॉट इट। सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा जितने भी नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान रखना थॉमसन मॉडल में इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं आया था, लेकिन यहां पर आएगा। ओके, तो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं इन द सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ में, और इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स, क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट्स, या जिनको कई बार अपन शेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेल्स। ओके। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो एटम है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। गॉट इट। फोर्थ, उन्होंने एटम में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो उनको बांधे रखता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ये एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अटैच्ड होते हैं। किससे अटैच्ड होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या अपन जो उनके बीच में एक तरीके से अट्रैक्शन है तो उसको अपन बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स, जो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, या सीधा सीधा बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप अट्रैक्शन फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं। गॉट इट, क्लियर, अंडरस्टैंड और नॉट। और उन्होंने इसके बारे में कहा कि ये सिमिलर है, जैसे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स, इट इज सिमिलर विद द सन एंड प्लेनेट, सन और प्लेनेट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है उससे सिमिलर होता है। गॉट इट, या अपन बोल सकते हैं तो इट इज सिमिलर विद द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लेनेट। ओके, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इसको कई बार कुलाम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन कुलाम ने इसके वैल्यूज के बारे में बताया था, तो कुलाम्बिक फोर्स भी बोला जाता है। ओके, तो उन्होंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम्बिक फोर्स के लिए फॉर्मूला दिया जो बिल्कुल सिमिलर था विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अपन F इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, G
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, जहां पे जी रहता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम होता है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और डी दोनों के बीच की डिस्टेंस। जैसे मान लेते दैट इज डी, सॉरी कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये इनके बीच की डिस्टेंस, सॉरी कैपिटल एम स्मॉल एम, और ये बीच की डिस्टेंस डी। गॉट इट। उसी तरह से यहां पर अपन बात करें तो Q1 और Q2 मासेस की जगह पर उन्होंने किसका यूज किया, Q1 और Q2 जो चार्ज है उनके बारे में, कि जिसे बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और आर स्क्वायर, आर क्या है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, इसको मान लेते हैं अपन दैट इज Q1 दैट इज Q2। ओके, तो इसके फॉर्म में उन्होंने उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बारे में बताया। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, क्लियर। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। इस पर भी बहुत से ऑब्जेक्शंस आए, जिन ऑब्जेक्शंस को अपन कंसिडर करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, यहां तक का क्लियर हो गया होगा। अच्छा, होमवर्क, जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनके नोट्स का वर्क आपको करना चाहिए था, अगर नहीं किया है तो कर लेना, दैट्स योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।